नमस्कार, मैं अमित सिंह। आप देख रहे हैं टाइम्स 9 भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टाइम्स 9 भारत से खुलकर बात की। सिर्फ चुनाव ही नहीं बल्कि अपने दिल की निजी बातों को सामने रखा। ये वो बातें हैं जिस पर विपक्ष उन्हें घेरता रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सुशांत सिन्हा को दिए अपने इंटरव्यू में सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा, सरकार के लक्ष्य बताए, डबल इंजन की कामयाबी बताई, साथ ही अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्ष के नेताओं के आरोपों का खुलकर जवाब भी दिया। योगी ने मथुरा पर बात की, कृषि कानून वापसी क्यों हुई, इस पर खुलासा किया। देखिए योगी आदित्यनाथ के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और टाइम्स नाउ नव भारत पर इलेक्शन की मेगा कवरेज के तहत आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश। हालांकि कहूं तो उत्तर प्रदेश के आसमान में है, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सहारनपुर जा रहे हैं कार्यक्रम में। लेकिन आज उनसे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके पास शायद उस प्रश्न का जवाब है जो देश जानना चाहता है कि क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आने जा रही है या नहीं, और अगर आ रही है तो क्यों। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। वैसे तो सर कहते हैं कि चुनाव में या राजनीति में पैर जमीन पे रहने चाहिए, लेकिन चूंकि हम हवा में उड़ रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आप इतनी जगह जा रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है? आपकी पार्टी, आपका काम इस वक्त आपको हवा में उड़ने की अनुमति दे रही है? जनता पैर जमीन पर है या पैरों तले जमीन धीरे धीरे खिसक रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों से और अपनी उपलब्धियों के बल पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में फिर से सफल होगी। प्रचंड बहुमत की सरकार 2022 में भारतीय जनता पार्टी की ही प्रदेश में बनेगी। कोई संदेह इसमें होना ही नहीं चाहिए। मैंने प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा किया है और संभवतः प्रदेश का मैं पहला मुख्यमंत्री हूं जो 5 साल के अपने कार्यकाल पूरा होते होते प्रदेश के हर जनपद में कई दौर की यात्रा कर चुका है। सरकार कैसे चलनी है, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को कैसे मिलने चाहिए, पिछले 5 साल के अंदर यूपी के अंदर देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे होना है यूपी का, और यूपी के अंदर क्या संभावनाएं हैं, ये यूपी के अंदर है। ये पिछले 5 साल के अंदर वो चीजें देखने को मिली। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, ये पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर सरकार ने करके दिखाया है। आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए, ये सरकार ने करके दिखाया है। और डबल इंजन की सरकार का लाभ क्या है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर के इन सभी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया है, इसका एक आदर्श मॉडल है यूपी। गांव-गांव में हर व्यक्ति इस बात को कहता है कि साहब हमें राशन मिल रहा है, रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है, विद्युत हमें बिजली मिल रही है, कनेक्टिविटी हमारी बेहतर हुई है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिली है, आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। ये सभी चीजें जो पहले जनता के लिए दुर्लभ थी, आज उसके घर तक जाकर के मिल रही है। यह सरकार की उपलब्धि है और सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच है। योगी जी, मेरे मन में और जनता के मन में यूपी को लेकर जो विपक्ष कह रहा है उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं उससे पहले एक प्रश्न आपसे वो पूछ रहा हूं जो करोड़ों देशवासी जानना चाहते हैं। आपकी एक तस्वीर बहुत वायरल हुई मोदी जी के साथ, जिसमें वो आपके कंधे पर हाथ रखकर चल रहे हैं और आपसे कुछ बात कर रहे हैं। जनता के मन में प्रश्न है, क्या कह रहे थे मोदी जी आपसे? देखिए, मोदी जी देश के अब तक के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। हम लोगों के नेता हैं
ये हमारा सौभाग्य है कि डिजिस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री जी यहाँ पे 2 दिन रुके थे। देश के सभी डीजीपी जो आए थे उनके एक्सपीरियंस को जानने और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, राज्यों की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कदम उठाए, इन सब पर चर्चा करने के लिए। इस दौरान एक समय ऐसा भी था जिसमें मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस दौरान राज्य के विकास को लेकर के, राज्य के विजन को लेकर के कैसे हम कार्य कर रहे हैं, इन्हीं पे चर्चा हो रही थी। और हम जो कुछ भी आज प्रदेश के अंदर अचीव किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का ही मार्गदर्शन है और उन्हीं की प्रेरणा भी है। कई लोगों को देखकर ऐसा लगा जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा हो, देखिए, गुरु मंत्र दे रहा हो। वे हमारे अभिभावक हैं, मार्गदर्शक हैं और हर सम विषम परिस्थिति में सदैव सरकार के लिए और राज्य के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्थन और सहयोग दिया है। उत्तर प्रदेश अगर कोविड प्रबंधन में इतना बेहतरीन कर पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन के कारण, उनकी प्रेरणा के कारण। उत्तर प्रदेश 2019 का प्रयागराज कुंभ को बेहतरीन तरीके से कर पाया, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन के कारण। उत्तर प्रदेश आज गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ हर गांव, गरीब किसान तक पहुंचा रहा है, हर महिला और युवाओं तक पहुंचा रहा है, मोदी जी के कारण। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अपने यहाँ लागू किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। स्वाभाविक रूप से एक अभिभावक के रूप में, देश के अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश का मार्गदर्शन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। मतलब सिर्फ काम की बात हो रही और डेवलपमेंट और विकास की योजनाओं को कैसे अच्छे ढंग से हमने प्रस्तुत किया है, इन्हीं पर सब चर्चा हो। जैसे आपने हमारे इंटरव्यू में कहा था मैं हूं ना, उन्होंने भी आपसे कहा मैं हूं ना, आगे बढ़ो। देखिए, मोदी जी का जो एजेंडा है बहुत साफ है, नेशन फर्स्ट, और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में प्रस्तुत करना। पिछले 7.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास हुए हैं उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। दुनिया के अंदर भारत की छवि में एक नई निखार आई है, देश के अंदर एक नया विश्वास जगा है। आजादी के तत्काल बाद अगर ये होता, इस प्रकार का अभियान चला होता, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होता। आज मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारत समृद्धि की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हो रही है। और ये तभी संभव हो सकता है जब सभी राज्य भी अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करें। कोरोना प्रबंधन के दौरान हमने देश के फेडरल स्ट्रक्चर के उस अभियान को भी देखा है जिसमें हर राज्य को एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी से बचाव कैसे करना है, जीवन भी बचे और लोगों की जीविका भी बचे। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए विजन को पूरे देश ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। स्वाभाविक रूप से एक अभिभावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का उसमें एक बड़ी अजीब चीज थी सर कि एक तो बड़ी अच्छी आपकी केमिस्ट्री दिख रही थी, लेकिन विपक्ष ने उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वो आपको कुछ समझा रहे हैं, या फिर ये भी हुआ कि एक फोटो में शॉल है, एक में नहीं है, ये कैसे हो गया, ये तो फोटो अपॉर्चुनिटी थी। अलग फोटो अपॉर्चुनिटी थी, अलग अलग समय में ये सब कार्यक्रम हुए, एक बार नहीं हुआ है, अलग अलग समय में चीजें हुई है।
भाई सुबह है, रात्रि शाम के समय है, 2 दिन प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कैंप किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी 19 तारीख को ही दोपहर में यूपी में आ गए थे। पहले महोबा, फिर झांसी, रात्रि में लखनऊ, फिर 20 को यहाँ पर थे, 21 को यहाँ पर थे। 21 तारीख को सायंकाल प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली गए। 3 दिन का यूपी का उनका प्रवास और तीनों दिन मुझे उनके साथ रहने का अवसर मिला। तो आपने मोदी जी को कह दिया है शपथ ग्रहण में आना है? देखिए, वे अभिभावक हैं, सब कुछ उनको तय करना है। अच्छा, अब मैं यूपी पर आता हूँ। उत्तर प्रदेश में आपने कहा कि आप हर जगह, हर जनपद जा रहे हैं और आपको विश्वास है कि आपको सीटें आ रही है, लोगों का भी प्यार मिल रहा है। लेकिन जब अखिलेश यादव रैली करते हैं उसमें भी उतनी भीड़ दिख रही है, फिर वो कौन लोग हैं? क्या उसको ना माना जाए कि अखिलेश यादव को भी समर्थन मिल रहा है? देखिए, एक भीड़ का जुटना, किसी चौराहे पर मजमा लगता है ना, वहां भी भीड़ जुटती है। कहीं कोई एग्जीबिशन होता, वहां भी भीड़ जुटती है। बाजार में भी भीड़ जुटती है। दोनों का कैरेक्टर अलग अलग है। बीजेपी सत्ता में है और सत्ताधारी दल के कार्यक्रम में भीड़ का होना, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ भीड़ का होना, ये जनता का शासन के प्रति विश्वास को प्रदर्शित करता है। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में भीड़ का होना या न होना, ये वही मजमा है जो लोग इनके तमाशे को देखना चाहते हैं और इनके कैरेक्टर को भी देखना चाहते हैं। 2017 के पहले क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं। 2017 के पहले क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है, जनता उसको बहुत नजदीक से मजाकिया लहजे से जाकर के देखती है और उसको ताली बजाने के लिए वहां तो उस भीड़ से आपको चिंता नहीं हो रही? देखिए, हमें क्यों चिंता हो। देखिए, हर व्यक्ति को हर एक कार्यक्रम में जाने, सुनने और अपने अनुसार अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने का अधिकार है। क्या आपको इस बात की भी चिंता नहीं है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ आ रहे हैं, आरएलडी साथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को भी साथ जोड़ रहे हैं? क्या ये भी ताकत आपके खिलाफ कोई बड़ी समस्या पैदा नहीं कर सकती? देखिए, आप एक बात बताइए, 2017 में भी 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी यूपी, जनता ने खारिज कर दिया। 2014 में भाई बहन की जोड़ी आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, जनता ने खारिज कर दिया। 2019 में महागठबंधन बना था, तब समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी, कांग्रेस थी, लोकदल था और अन्य सभी लोग एकजुट हुए थे ना। जनता ने क्या कहा? चौधरी अजीत सिंह जी भी और जयंत चौधरी जी भी हार गए थे चुनाव। अखिलेश यादव जी जो है 5 सीटों पर सिमट गए। बहुजन समाजवादी पार्टी उनसे दुगनी सीटें जीती। 2019 के चुनाव ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पूरे सिनेरियो को रख दिया था, इसलिए कोई संदेह नहीं चाहिए। महागठबंधन को जनता ने जब ठुकरा दिया है, अब कोई गठबंधन यूपी में है ही नहीं। आप कह रहे हैं जिसको आना है आ जाओ। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जनता 2014, 2017, 2019 में अपना फैसला दे चुकी है। सर, इस बार जयंत चौधरी की और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या कोई प्रभाव छोड़ सकती है? इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक आकलन ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी नाराजगी है बीजेपी को लेकर और उसमें किसान आंदोलन का भी प्रभाव है और वहां पर आरएलडी का प्रभाव है। तो क्या वो नाराजगी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हर नागरिक 2017 के पहले
सुरक्षा के भीषण संकट से गुजर रहा था। प्रदेश के अंदर 12 से लेकर के 17 के बीच में लगभग 300 से अधिक दंगे हुए। इन 300 से अधिक छोटे बड़े दंगों को अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए। दूसरा, असुरक्षा का भयंकर स्थिति थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। कोई बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी, कोई कामकाजी महिला कार्य पे नहीं जा पाती थी, कोई किसान अपने खेत में नहीं जा पाता था। ये जो स्थितियां थी, हमारी सरकार आने के बाद पूरा सिनेरियो बदला और ये सुरक्षा का बेहतर वातावरण जाति, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके हर एक नागरिक को सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया। 4.5 वर्ष में, 5 वर्ष में कोई दंगा न होना, हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मना लिया जाना, वाहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का कोई संकट न होना, ये सभी चीजें हैं जो प्रदेश को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो मुजफ्फरनगर का दंगा, समाजवादी पार्टी आ गई कोसी कला का दंगा, समाजवादी पार्टी आ गई तो बरेली के दंगे, सहारनपुर के दंगे, ये लगातार दंगों का जो श्रृंखला प्रारंभ हुआ था, बिजनौर के दंगे, हर व्यक्ति इनसे शंकित है। आपको याद आता है सर मुजफ्फरनगर के जो दंगे थे उस दर का, उस वक्त का हाल क्या था? मुजफ्फरनगर दंगे को या कोसी कला दंगे को या सहारनपुर के दंगों को कोई भी स्वाभिमानी समाज कभी भूल नहीं सकता। और सरकार की जो भूमिका उस समय थी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी। उस समय सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी, जनता प्रताड़ित थी। सचिन और गौरव जाट नाम के उन 2 नौजवानों की गलती क्या थी जिनकी निर्मम हत्या होती है? उनकी बहन के साथ छेड़खानी होती थी और अपनी बहन को बचाव के लिए वे जाते हैं, इसी में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उन आतताइयों को सरकार प्रश्रय देती थी। उन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था और बाद में हिंदू जब न्याय की गुहार किया तो उन्हीं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इससे ज्यादा शर्मनाक वाकया नहीं हो सकता। दूसरा, जहां तक किसानों की बात है, किसानों को सही मायने में अगर अधिकार मिला है तो मोदी जी के आने के बाद मिला है। 2017 के बाद प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी हम लोग लेके आए। गन्ना किसानों का 7-8 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान हमारी सरकार ने किया और किसान आज अगर सुरक्षा के साथ साथ अपनी खुशहाली को देख रहा है तो ये बीजेपी के कारण है। अभी पंचायत चुनाव हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत को छोड़कर के हर सीट को बीजेपी जीती है। कैसे आप कह सकते हैं कि गठबंधन से होगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष कहता है आपने पंचायत चुनाव बल से जीता, तो हम बागपत भी जीत सकते थे, हम इटावा भी जीत सकते थे, हम लोग बलिया भी जीत सकते थे। इन लोगों का तो चुनाव की प्रक्रिया में ही विश्वास नहीं है। ये लोग तो अच्छा हुआ कि चुनाव बैलेट से हो गया, नहीं तो कहते कि ईवीएम के कारण हम हार गए। पहले ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब इस बात को दोषी। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बागपत कैसे जीते, इटावा कैसे जीते, बलिया कैसे जीते? अगर हमें बल ही दिखाना होता था तो यहां पर ज्यादा दिखाते, लेकिन वही कड़वा कड़वा चोर मीठा मीठा कप, ये नहीं चलेगा। सरकार
इन सब चीजों के विरुद्ध बहुत सतर्क है। आपका आकलन ये है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जाट समुदाय ने सहा है वो नहीं भूलेगा और कानून व्यवस्था के नाम पर वोट करेगा। भाई हर व्यक्ति इस बात को सोच रहा है, आज कैराना का पलायन नहीं हो सकता, कांदला जैसी घटनाएं नहीं हो सकती, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे नहीं हो सकते, कोसी कला, सहारनपुर और बिजनौर और बरेली जैसे दंगे नहीं हो सकते। सबको मालूम है कि कोई अगर इस प्रकार के दंगे भड़काएगा तो उसकी फिर क्या स्थिति होगी। इसलिए सरकार ने जो किया है अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। एक आकलन ये भी हुआ सर, जब ये कृषि कानून वापस लिए गए तो उसका जब अलग अलग लोगों ने एनालिसिस किया तो वो ये भी किया कि उत्तर प्रदेश में आपकी स्थिति कमजोर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको नुकसान हो रहा है, इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए। देखिए, कृषि कानून लागू होने का समर्थन भारतीय किसान यूनियन ने किया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता कानून पास होने के अगले दिन मुख्यमंत्री आवास पे आए थे, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया था। बाद में पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए किसानों के साथ जब संयुक्त किसान संघर्ष समिति बनी, उसके बाद फिर ये लोग उस मूवमेंट के साथ जुड़े। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं घटी थी। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कोई भी करता है तो सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यूपी के अंदर कानून व्यवस्था का कोई संकट नहीं पड़ा हुआ, कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं। इसलिए और उसके बाद पंचायत चुनाव तो उसी दौरान हुए थे ना, उपचुनाव भी उसी दौरान हुए थे ना, हम तो सभी सीटें जीते। लेकिन लोग ये कहते हैं सर, जब ये सब कुछ ठीक था, लोगों का समर्थन था और प्रधानमंत्री ने खुद कुछ शब्द का इस्तेमाल किया कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, तो उन कुछ के सामने सरेंडर क्यों किया अगर कोई सियासी समस्या नहीं? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस वाक्य में सब कुछ समाहित है कि किसान के हित में कानून बनाए थे, देश के हित में वापस ले रहे, बहुत स्पष्ट है। कानून को लागू करने के तरीके को हम जनता तक पहुंचाने या किसानों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई, जिसके कारण कुछ लोगों ने आंदोलन किया। देखा, इसके पीछे किसान का व्यापक हित था, उनकी आय कई गुना बढ़े, किसान इंस्पेक्टर राज से मुक्त हो, इन किसानों को किसी प्रकार का शोषण न हो, किसान अपनी उपज को देश के अंदर किसी भी मंडी में बेच ले, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके पीछे अच्छी मानस थी, लेकिन उन चीजों को समय से उस तबके तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसके कारण लोग सड़कों पे आए। और कुछ किसान कतिपय, सभी किसान संगठन आंदोलन नहीं कर रहे थे, कुछ कतिपय किसान संगठन थे। उसको ध्यान में रखते हुए चीजों को प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा। तो किसान हित में कानून बनाए थे, उनमें से कतिपय संगठन ने विरोध किया, अब किसान देश हित में इसको वापस ले। क्या बहुत लोगों की ये भी, अगर आप सोशल मीडिया देखें, उनको लगता है राकेश टिकैत के साथ जो होना चाहिए वो नहीं, जिस तरीके के वो बयान देते हैं, जिस तरीके से भड़काते हैं। और आपने खुद कहा जब कानून आया था तो पीकेयू आपके पीकेयू जो है वो आपके पास आया। भारतीय किसान यूनियन कानून पास होने के बाद स्वयं मेरे पास आया था, उन्होंने इस बात का समर्थन किया था कि चौधरी साहब का मतलब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1993 में तत्कालीन सरकार से इस बात की मांग की थी कि ये कानून बनने चाहिए, लेकिन मोदी जी ने पास किया। हम इसका अभिनंदन करते, स्वागत करते। कई लोग कहते हैं राकेश टिकैत का इलाज योगी जी के तरीके से होना चाहिए। देखिए, मैं एक किसान नेता है और मुझे लगता है कि किसानों के हित को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार के किए जाने वाले प्रयासों को उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। अखिलेश यादव अब आप पर थोड़े पर्सनल अटैक भी करते हैं।
उन्होंने कहा कि जिसका परिवार ही नहीं है वो क्या समझेगा परिवार का दर्द क्या। देखिए, वंशवादी और परिवारवादी लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिनका दृष्टिकोण, जिनके लिए अपने स्वयं का परिवार ही पूरा प्रदेश हो, जिन्होंने प्रदेश की जनता को विकास से, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं से वंचित किया हो, जिन्होंने केवल अपने परिवार और अपने वंश के अलावा किसी का हित नहीं किया हो, उनसे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। योगी जी, आपका एक पक्ष हमने वो भी देखा है भावुक वाला, जब आप संसद में रोए थे, आपको याद होगा, वो तस्वीर कोई भूलता नहीं। आप अंदर से भावुक हैं, ये देश जानता है। आप आपके पिताजी का देहांत हुआ, आप काम करते रहे, उस पर भी आप पर सवाल उठाए गए कि कैसा बेटा है, नहीं गया। आज आपके परिवार को लेकर उठाया जा रहा है। ये बातें आपको चोट पहुंचाती हैं अंदर तक? देखिए, सार्वजनिक जीवन में आए हैं, हमें इस प्रकार के हल्के बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरा, मैं सार्वजनिक जीवन में हूं तो मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कोरोना प्रबंधन देश के मिशन का एक पार्ट था और कोरोना की लड़ाई देश की लड़ाई थी। कि किसी भी पुत्र के लिए उस समय महत्वपूर्ण होता है कि उसको राष्ट्र धर्म का पालन करना है या पुत्र धर्म का पालन करना है। जब देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा हो तो मुझे आवश्यक लगा कि मैं अपने पिता के, पूज्य पिता के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भाग ले भी लूं, इससे तो वापस आएंगे नहीं। लेकिन अगर मैं कोरोना प्रबंधन के लिए लखनऊ में रह करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़ूंगा तो उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों की जान को बचाने में सहायक हो सकता हूं। तो मैंने अपने उस राष्ट्र धर्म का पालन किया है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान दिया है और वो मेरा दायित्व भी था, क्योंकि इसीलिए पार्टी ने और इसी के लिए प्रदेश ने हमें चुन करके भेजा है। लेकिन उसके बावजूद प्रश्न तो ये उठाए जाते हैं सर कि कोरोना प्रबंधन फेल रहा आपका। देखिए, 35 लाशें। देखिए, ये कोई मूर्ख ही बोल सकता है कि जिसको देश दुनिया की जानकारी नहीं, वही इस प्रकार की टिप्पणी कर सकता है। मुझे लगता है जिसको कोरोना की जानकारी है, कोरोना प्रबंधन की जानकारी है, वह उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन को WHO ने सराहा है, नीति आयोग ने सराहा है और अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के तमाम अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने, जिन्होंने नजदीक से कोरोना की लड़ाई को देखा है, उन लोगों ने सराहा है और मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को देता हूँ। तो वो बहती लाशें और कोरोना की वो काल में रेत में जो दबी लाशें थी, उसका मुद्दा। देखिए, जिसको भारत और भारतीयता की जानकारी नहीं और जिसको केवल सत्ता की दलाली करने से फुर्सत रही हो, वे लोग इस प्रकार की टिप्पणी करते रहे हैं। जब कोरोना प्रबंधन बेहतरीन था तब वे केवल, जब जनता का संबल बंधाना था तब वे शमशान घाटों पे जलती हुई लाशों को दिखा रहे। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि जब आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, तब आप एक नेगेटिव कैंपेन चला करके देश के उत्साह को यानी निरुत्साहित कर रहे हैं, उत्साह को मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये नेगेटिव वातावरण बनाने वाले लोग वास्तव में कोरोना की लड़ाई को पूरी तरह कमजोर करने का शरारतपूर्ण चेष्टा कर रहे थे और जो भी लोग थे, मुझे लगता है उसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि जब पूरा देश एक एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय लोग हतोत्साहित कर रहे थे, अव्यवस्था फैला रहे थे, गुमराह कर रहे थे। मुझे लगता है कभी इन्हें इतिहास माफ नहीं करेगा। मैं अभी प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने अमेरिका गया था सर, और मैं आपसे बस शेयर कर रहा हूँ कि मैंने वहां तस्वीर दिखाई कि करीब 6.5 लाख झंडे लगाए गए थे उन लोगों की मौत की जो कोरोना में मौत हुई थी। वहां की तस्वीरें किसी ने नहीं दिखाई, लेकिन हमारे यहाँ ये दिखाया गया अमेरिका की तस्वीर
अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की 1/4 है। भारत के अंदर 135 करोड़ लोग रहते हैं, अमेरिका के अंदर 33 करोड़ की आबादी है। वहां पर 6.5 लाख लोग मरे, भारत के अंदर ये संख्या 4 लाख तक है। भारत की कोरोना प्रबंधन अमेरिका जैसे देश की जिसकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई अच्छा है, वहां पर लोगों ने नेगेटिव कैंपेन नहीं चलाया। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं लीड कर रहे हैं, एक एक कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, और ये भी कि पहली बार किसी महामारी में और किसी वायरस के खिलाफ भारत ने वैक्सीन बनाई, जिसकी सराहना होनी चाहिए, जिसका अभिनंदन होना चाहिए। उसका अभिनंदन और सराहना करने की बजाय उसको नेगेटिव उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की तरह है। क्या आपको ये महसूस होता है कि आपको पर्टिकुलरली टारगेट किया जाता है, चाहे वो हाथरस की घटना हो या कोरोना काल हो? मेरा काम है, मैंने पहले कहा ना, मैं न सत्ता का उपभोग करने के लिए आया हूं और न राजनीति करने के लिए आया हूं। मैं पहले दिन ये मानकर चला हूं कि मुझे अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना है। अपने उस राष्ट्र धर्म का मैं पालन कर रहा हूं, जिसमें न जब मेरे समर्थन में लोग बोलते हैं तो मैं उससे अति उत्साहित भी नहीं होता हूं, और मेरे खिलाफ भी बोलते हैं तो मैं उससे हताश भी नहीं होता हूं। ना कि उत्साह में, ना कभी हताश और निराशा की स्थिति मेरे उसमें होती है। मैं एक समभाव में जीने वाला व्यक्ति हूं, सम और विषम दोनों परिस्थितियों का सामना करने वाला व्यक्ति हूं, और मैं उसी के अनुरूप अपना कार्य भी करता हूं। इन सब चीजों की, जिनके पास कोई काम नहीं, वे लोग ट्विटर पर हर प्रकार की टिप्पणी करते हैं, मैं उनकी टिप्पणी को पढ़ता हूं, देखता हूं, हंस करके टाल जाता हूं। लेकिन सर, आपका कभी तो, जैसे आपने कहा कि सब भाव में जीता हो, लेकिन कभी तो ये शील्ड गिरता होगा, कभी कोई चीज चुभती होगी, लगती होगी, कुछ नहीं चुभता? कभी नहीं, कभी नहीं, कहीं चुभना है भाई। हम किसी की गाली को सुनेंगे ही नहीं, गाली वो दे रहा है, स्वयं भी सुने। ट्विटर पे मीम्स देखते हैं आप? मैं कह रहा हूं, मैं सबको देखता हूं और फिर उसको उसी को समर्पित भी कर देता हूं। अच्छा, ये बताइए, एक और आरोप जो आप पर लगता है कि आप मुसलमान व्यक्ति हैं, और ये असदुद्दीन ओवैसी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं। देखिए, ओवैसी के लिए उत्तर प्रदेश बंजर है, उनकी कोई भूमिका यहां नहीं होगी। उनकी विध्वंसात्मक और नकारात्मक राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार की राजनीति को 2014 में तिलांजलि दे दी। अपना हाथ पैर मार रहे हैं, वह सपा बसपा या कांग्रेस किसके एजेंट हैं कुछ पता नहीं लग रहा था ये, लेकिन वह भड़काने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। कभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर, कहीं राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के नाम पर, कभी किसी अन्य उसके नाम पर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश ओवैसी के किसी बहकावे में आएगा। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट नहीं करेगा उत्तर? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ओवैसी जैसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। वह किसी गफलत में है कि बिहार में 5 सीट उन्होंने पाई थी और समाजवादी पार्टी का एकदम सफाया हो गया था, या बहुजन समाजवादी पार्टी से ज्यादा अच्छा स्कोर उनका वहां रहा। लेकिन ये यूपी है, यूपी में जनता इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। यूपी का मुसलमान आपके लिए वोट करेगा? देखिए, हम किसी व्यक्ति, जाति, मत और मजहब के आधार पर वोट नहीं मांग रहे। हमने प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था सुरक्षा के मुद्दे को लेकर, प्रदेश के विकास के मुद्दे को लेकर, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डबल इंजन की सरकार का जो लाभ
हर गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को प्राप्त हुआ। इस आधार पर हम जनता का समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं पूछूंगा, क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान आपको वोट करेगा? देखिए, सवाल वोट करने नहीं करने का नहीं है। हम वोट की पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे हैं। हमने कहा जिनको विकास अच्छा लगता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जिन्हें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकार ने लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया है, जिन्हें लगता है कि 3 तलाक की कुप्रथा को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है, जिन्हें लगता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत की आस्था की साथ भारत की सम्मान का प्रतीक और गौरव का प्रतीक है, ये भारतीय जनता पार्टी को। आपने जैसे कहा कि जाट जो है वो मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं भूलेगा, मुसलमान भी वो पोस्टर नहीं भूलेगा जो आपने लगवाए थे सीए के विरोध के बाद। देखिए, उपद्रवी कोई भी हो, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, अगर कोई कानून के विरुद्ध आचरण करेगा, बहुत सख्ती से निपटेंगे। ये वोट बैंक की राजनीति से हट करके कार्य। हर व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार अपनी प्राथमिकता पे किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी। क्या मथुरा में मंदिर या जन्मभूमि का जो स्थान है वहां पर वो मस्जिद हटना क्या आपके एजेंडे में है? मथुरा में तो भगवान कृष्ण की ही पूजा होती है, अयोध्या में भगवान राम की पूजा होती है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी की पूजा होती है, मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा होती है, बरसाना में राधा रानी की पूजा होती है। मुझे लगता है कि ये सभी राजनीतिक एजेंडे से ऊपर है। नहीं, सोशल मीडिया पे मैसेजेस चल रहे हैं कि योगी जी दोबारा आएंगे तो मथुरा में वो मस्जिद हटेगी। मैं तो जाता ही हूँ, मैं मथुरा अभी हाल ही में गया था, 15 दिन पहले मैं गया था। नहीं, सत्ता में दोबारा आएंगे तो मस्जिद हट जाएगी। देखिए, मैंने क्या कहा, आस्था का सम्मान हमारी प्राथमिकता है, हम आस्था का सम्मान कर रहे हैं। और मथुरा में किसी से भी पूछेंगे कि मथुरा में किसकी पूजा होती है, तो हर व्यक्ति कहेगा कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा मथुरा में होती है, राधा रानी की लोग वहां आराधना करते हैं। तो फिर बनने और बिगाड़ने, पूजा तो आस्था का प्रश्न है, इसमें बनने बिगाड़ने की बात ही कहां से आ जाती है? तो जो जैसा है चलेगा। हमने कहा ना, आस्था का सम्मान सरकार कर रही है, तो कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। क्योंकि आपके डिप्टी ने एक ट्वीट कर दिया था, उन्होंने लिख दिया कि आप बारी मथुरा की। नहीं, मैं क्या करूं, किस परिप्रेक्ष्य में है, अभी मेरी इस पे चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि मथुरा तो आस्था का प्रतीक है और आस्था के प्रतीक का सम्मान सरकार हमेशा करती है, करती रही। इस चुनाव में अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी पर हमने बात की सर, क्या मायावती कहीं से कोई फोर्स आपको दिखती है? देखिए, सेकंड की लड़ाई कौन लड़ रहा है, बीएसपी लड़ रही है, एसपी लड़ रही है, इसको देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि सेकंड उसके लिए कोई संदेह नहीं कि कुछ आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। जैसे लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर थी, बहुजन समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर थी। चुनाव के पहले लोग बोलते थे कि महागठबंधन बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। बाद में चुनाव का कैंपेन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी नंबर 1 पर रहेगी, सेकंड पे कौन रहता है इसको देखना होगा। और चुनाव रिजल्ट चौंकाने वाले आए थे बाद में। बीजेपी नंबर 1 पर थी, 65 सीट पाकर के 64-65 सीट पाकर बीजेपी नंबर 1 पर आई, लेकिन समाजवादी पार्टी से दुगनी सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी ने प्राप्त। तो सेकंड पोजीशन प्राप्त करने की क्या स्थिति बनती है, ये चुनाव, ये कैंपेन थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। चूंकि आपने शब्द इस्तेमाल किया कि आश्चर्यजनक परिणाम आ सकते हैं, क्या वो नंबर 2 पर बीएसपी हो सकती है? मैंने क्या कहा, लोकसभा का 2019 का चुनाव इस एक सिनेरियो को हमें दिखाया है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी। प्रियंका गांधी जो कैंपेन कर रही हैं, उसका कोई असर इस चुनाव? देखिए, इस देश की जनता सकारात्मक कैंपेन पर विश्वास करती है, नकारात्मक कैंपेन पे नहीं।
और भाई बहन की जोड़ी को प्रदेश 2014 में खारिज कर चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कोई स्कोप कांग्रेस के लिए बचा। उन्होंने जो महिला कार्ड खेला है, उतने टिकट उनको उतने प्रत्याशी नहीं मिल पाएंगे। महिलाएं तो उत्तर प्रदेश में बड़ी। मैं क्या कह रहा हूँ ना भाई, कोई भी वहां जाएगा जहां संभावना दिखेगी, जहां संभावना नहीं वहां कोई कैसे जाएगा। आप पिछली बार, मुझे याद है, मैं 2019 में आपका चुनाव इंटरव्यू कर रहा था, तब हमारी आखिरी बार केजरीवाल जी को लेकर बात हुई। इस बार केजरीवाल जी की भी एंट्री हो गई है यूपी चुनाव में, उनका कोई इम्पैक्ट? देखिए, यूपी, उत्तराखंड और बिहार के लोग इस बात को देखते हैं। लॉकडाउन लगते ही दिल्ली से जिस अपमानजनक तरीके से उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के लोगों को निकाला गया था, उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए, उनके राशन बंद कर दिए गए, उसको मुझे नहीं लगता है कि जनता माफ कर पाएगी। पर सर, आप कई बार आलोचना होती है कि केजरीवाल जी सब फ्री के नाम पे वोट मांगते हैं। आप भी फ्री टैबलेट, फ्री मोबाइल? फ्री टैबलेट नहीं दे रहा। हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र का जो भाग रहा है वो दे रहे हैं। हमने फ्री कुछ नहीं दिया, हमने लोगों को उसके साथ जोड़ा है। खैरात नहीं बांट रहे हैं। कोरोना के दौरान ऑनलाइन एग्जाम करने या ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए जब चैलेंज सामने आया तो हमने टैबलेट और स्मार्टफोन की व्यवस्था छात्रों के लिए तब। कोरोना के दौरान जब जीवन और जीविका बचाने की कवायद शुरू हुई, तब सरकार ने उस समय इस बात को सुनिश्चित किया कि नहीं, हमें फ्री राशन देना चाहिए या भरण पोषण भत्ता देना चाहिए। हमने जब कोरोना कालखंड में देखा कि नई बीमारी है, लोगों में एक भय है, उस दौरान हम लोगों ने इस भय से इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा कि नहीं, अब हमें लोगों के जीवन को बचाना है। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से अभी की तारीख पे कितनी सीटें आप देख रहे हैं? बीजेपी 325 से ज्यादा सीटें पाएगी 2022 के विधानसभा चुनाव। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। धन्यवाद, नमस्कार।